आज की वीडियो में पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दोनों फंक्शन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि चाहे +1 की मैथ्स हो, चाहे +2 की मैथ्स हो, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, हर जगह इनका बोलबाला है। इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं कि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज समझेंगे डिटेल में इनकी बिहेवियर क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड ग्राफ क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेक्चर नंबर 7 मॉडुलस फंक्शन। देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की कहानी क्या है। मॉडुलस फंक्शन, इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या इसे एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है। फोकस होना चाहिए स्क्रीन पर, बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की मैं बात करूं तो रिप्रेजेंट करते हैं इसे f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x। f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x, और जहां x की अगर हम बात करें, x है एक रियल नंबर। x क्या है? एक रियल वैल्यू, रियल नंबर है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि रियल नंबर के अराउंड अगर मैं दो वर्टिकल बार्स लगा दूं, वर्टिकल लाइंस लगा दूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस फंक्शन को, रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस फंक्शन को। एक बात मैं यहां बता दूं कि यहां पे जो ये दो वर्टिकल बार्स हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, इनकी अपनी एक कहानी है। इनकी अपनी एक कहानी है। देखो क्या मतलब है। अगर ये दो जो वर्टिकल लाइंस मैं किसी नंबर के अराउंड लगा दूं, किसी रियल नंबर के अराउंड लगा दूं, तो ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस। ये रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस। अगर ये वर्टिकल लाइंस मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अराउंड लगा दूं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये वर्टिकल बार्स मैं किसी वेक्टर के अराउंड लगा दूं, यहाँ पे ए क्या है? एक वेक्टर है, वेक्टर है। अगर वर्टिकल बार्स किसी वेक्टर के अराउंड लगा दूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर ये दो वर्टिकल लाइंस मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अराउंड लगा दूं, ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल बार्स आपने कहाँ लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग मीनिंग हो जाएगा चेंज। अगर आपने किसी रियल नंबर के अराउंड लगाई हैं तो रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर के अराउंड लगाई हैं तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वेक्टर के अराउंड लगाई हैं तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर अराउंड आपने वर्टिकल बार्स लगाई हैं तो रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि डिपेंड करेगा कि आपने वर्टिकल बार्स कहाँ पुट की हैं, ये इसकी कहानी है। तो हम आते हैं अपने मॉडुलस फंक्शन पे। तो हमने वर्टिकल बार्स किसी रियल नंबर के अराउंड लगाई है, क्योंकि x एक रियल नंबर है, इसलिए यह है एक मॉडुलस फंक्शन। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है मॉडुलस फंक्शन की। तो आइए अब इसका बिहेवियर देखते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन बिहेव कैसे करेगा, क्या इसका बिहेवियर है वो देखते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मॉडुलस फंक्शन। अगर मैंने मॉडुलस फंक्शन के अंदर इनपुट डाली है 2, अगर मॉडुलस के अंदर मैंने इनपुट डाली है 2, तो मॉडुलस कहेगा अगर आपने मेरे अंदर पॉजिटिव इनपुट डाली है तो मैं एज इट इज़ आउटपुट दे दूंगा।
यानी कि इनपुट थी 2, पॉजिटिव इनपुट है तो सेम आउटपुट एज इट इज़ आ जाएगा आंसर में। अगर हमने मॉडुलस में 0 इनपुट डाली है तो भी मॉडुलस बोलेगा कि आपने मेरे अंदर इनपुट डाली है 0, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, एज इट इज़ 0 आउटपुट दे दूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे अंदर नेगेटिव इनपुट डाली, अगर मॉडुलस में हमने नेगेटिव इनपुट डाली तो मॉडुलस बोलेगा अब मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बना के आउटपुट दूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना के आउटपुट दूंगा, यानी कि मैं आउटपुट दूंगा +5। अगर आपने पॉजिटिव इनपुट डाली है तो एज इट इज़ आउटपुट, 0 इनपुट डाली है तो एज इट इज़ आउटपुट। लेकिन अगर आपने नेगेटिव इनपुट डाली है तो मॉडुलस बोलेगा कि अब मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बना के आउटपुट दूंगा। और मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा? -5 था नेगेटिव, इसको आगे एक और माइनस लगा दो तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो इस तरह से आएगा पॉजिटिव आउटपुट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मॉडुलस फंक्शन की जो आउटपुट है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, आउटपुट पॉजिटिव होगी, आउटपुट 0 होगी, आउटपुट पॉजिटिव होगी, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन इनपुट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं लिख दूं, मैं ये मिटा रहा हूं पहले, तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख रहा हूं, क्या है कि इनपुट कैन बी एनी रियल वैल्यू। इनपुट कैन बी एनी रियल वैल्यू। इनपुट पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो इनपुट कैन बी एनी रियल वैल्यू। देखो यहां से डोमेन भी पता चल जाती है कि डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। खैर उस पर हम अभी आएंगे। अभी हमने इनपुट के बारे में बात की है। देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ, अगर मॉडुलस के अंदर मैंने √2 - 1 पुट कर दिया है तो आउटपुट क्या आएगी? मॉडुलस ऑफ √2 - 1, तो आउटपुट क्या आएगी? देखो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि √2 - 1 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। तो सबसे पहले ये चेक करो। देखो √2 - 1 अगर हम चेक करें, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसे हम मान लेते हैं 1.4 मान लिया, माइनस में 1, तो 1.4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा पॉजिटिव 0.4 प्लस का 0.4, यानी कि √2 - 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मॉडुलस फंक्शन का ये काम है, अगर आपने मेरे अंदर पॉजिटिव इनपुट डाली है तो मॉडुलस फंक्शन बोलेगा जाओ भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये इनपुट एज इट इज़ आउटपुट आ जाएगी √2 - 1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉडुलस बताओ, √2 - 2 का मॉडुलस बताओ, √2 - 2 का मॉडुलस यानी कि आउटपुट क्या होगी? फिर वही आउटपुट बताने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि √2 - 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी। चेक करते हैं। देखो √2 - 2, √2 है 1.414। कैलकुलेशन को समझने के लिए इसे हम मान लेते हैं कि रफली 1.4 है, माइनस में 2 है, ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा 0.6, नेगेटिव 0.6। देखो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये क्वांटिटी है √2 - 1, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव वैल्यू है। मतलब इनपुट में हमने, मॉडुलस के इनपुट में हमने एक नेगेटिव वैल्यू डाली है। कैसी वैल्यू डाली है? नेगेटिव। और मॉडुलस फंक्शन का ये काम है कि अगर आपने मेरे अंदर नेगेटिव इनपुट डाली है तो मॉडुलस बोलेगा भैया रुको, आपने मेरे अंदर नेगेटिव इनपुट डाली है
तो मैं आपके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा के आउटपुट दूंगा, एक और नेगेटिव साइन लगा के आउटपुट दूंगा, यानी कि ये नेगेटिव थी, एक और आगे माइनस साइन लगा के मैंने आउटपुट दी, जिससे ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, यानी कि 2 - √2 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक बात साफ है कि मॉडुलस की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। देखो जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मतलब आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात भी नोट करने लायक है। आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। देखो वर्ड लिख रहा हूं मैं, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बहुत ही सुंदर बात है। इनपुट तो पॉजिटिव भी हो सकती है, इनपुट तो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन आउटपुट की बात करें, आउटपुट इज या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। ये बहुत ही सुंदर बात है। इनपुट कैन बी एनी रियल वैल्यू बट आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है मॉडुलस फंक्शन के बारे में। बात समझ आई? ठीक है, देखो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। ये मैं रफ कर दूं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे आगे कुछ लिखना है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब मैं यहां पे बोर्ड पे कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव है। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन उनमें छिपा हुआ है गहरा राज। क्या राज है देखना। एक नंबर लिखा मैंने -5, एक नंबर लिखा मैंने +5, एक नंबर लिखा मैंने x², एक नंबर लिखा मैंने x, एक नंबर लिखा मैंने -x और एक नंबर लिखा मैंने 0। देखो ये कुछ क्वांटिटीज बोर्ड पे मैंने लिखी हुई हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि -5 कैसी क्वांटिटी है। -5 कैसी क्वांटिटी है? बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत छोटी बात है, बहुत ही लल्लू सी बात है। कोई भी देख के बता देगा कि -5 तो सर नेगेटिव वैल्यू है। -5 कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल जी। मैं पूछूं 5 कैसी वैल्यू है? बिल्कुल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे कि सर 5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही छोटी बात। अब मैं पूछूं कि x² बताओ कि x² कैसी वैल्यू है। मैंने आपसे पूछा मुझे x² बताओ कि x² कैसी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर x² पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपने x² में x की वैल्यू क्या ली है, यानी कि x का इनपुट क्या लिया है। जैसे ये है x², तो अगर एक बार मैं x की वैल्यू 0 लूँ, यानी कि x² में मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट आ रही है 0। x² की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और एक बार कहोगे सर एक बार x की वैल्यू -1 ले लो, -1 ले लिया, -1 का मैं स्क्वायर करूँगा तो +1, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट आएगी। चलो सर एक बार +1 और ले लो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगी। मतलब इतना साफ हुआ कि x² या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इनपुट नेगेटिव लूंगा तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा। तो जो x² है वो कैसी क्वांटिटी है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ये मैं यहां लिख दूं, कैसी क्वांटिटी है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है,
नेगेटिव कभी नहीं होगी, नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे x बताओ कि x कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है। तो मैं बोलूँगा सर पहले चेक कर लेते हैं कि x कैसी क्वांटिटी है। चलो हमने चेक कर लिया x कैसी क्वांटिटी है। अगर x में आपने वैल्यू डाली x इक्वल्स टू 1 तो एज इट इज़ आउटपुट यानी कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर x की जगह आपने डाला 0 तो एज इट इज़ आउटपुट यानी कि आउटपुट आ जाएगा 0। अगर x की जगह आपने डाला x इक्वल्स टू -1 तो आउटपुट आ जाएगा नेगेटिव, आउटपुट आ जाएगा नेगेटिव। यानी कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप x की क्या वैल्यू ले रहे हो। अगर आप x पॉजिटिव लेते हो तो आउटपुट पॉजिटिव, अगर आप x 0 लेते हो तो आउटपुट 0, अगर आप x नेगेटिव ले रहे हो तो आउटपुट नेगेटिव। वही मैं लिख रहा हूँ कि जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं -x की बात करूं कि -x कैसी क्वांटिटी है तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर -x तो नेगेटिव क्वांटिटी, और गलत हो जाएगा। -x भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप x क्या ले रहे हो। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप x क्या ले रहे हो। देखो मान लेते हैं कि ये अगर -x है, ये क्या है -x, और आपने एक बार x ले लिया। x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं, x की वैल्यू मैं -1 पुट कर दूं तो x की जगह मैंने -1 रखा और एक माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आउटपुट आएगा पॉजिटिव। अगर मैं x की जगह 0 ले लूं, x की जगह 0 ले लूं तो x की जगह 0 रखेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 0। अगर x की जगह मैं ले लूं +1 तो x की जगह प्लस रखेंगे, +1 रखेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन आगे है तो आउटपुट आएगा नेगेटिव। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ है, -x की भी आउटपुट पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यानी कि -x भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। देखो ध्यान रखना, लेकिन माइनस साइन आगे लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि x हम क्या ले रहे हैं। तो -x पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। बातें समझे? देखो अब नंबर देखते हैं 0 को। 0 है एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर, बहुत ही सुंदर नंबर, बहुत ही रहस्यमयी नंबर है ये 0। मैं पूछूं 0 मुझे बताओ 0 का साइन क्या है, 0 पॉजिटिव नंबर है या 0 नेगेटिव नंबर है? तो मैं कहूँगा 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, 0 का कोई साइन ही नहीं है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, ना ही ये नेगेटिव है। तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है, 0 का कोई साइन नहीं है, 0 इज ए न्यूट्रल। 0 कैसी वैल्यू है? न्यूट्रल वैल्यू है, 0 का कोई साइन नहीं है। देखो इतनी सारी बात हमने, बहुत बेसिक सी बात है वैसे, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी मॉडुलस फंक्शन और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि जो x था वो पॉजिटिव कब था? x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब x पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव जब ही होगी जब x पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगी? जब x नेगेटिव होगा। और x की वैल्यू 0 कब होगी?
जब x 0 होगा, है ना। ऐसे यहां पे देखते हैं माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा, माइनस एक्स पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, माइनस एक्स पॉजिटिव तब होगा जब x नेगेटिव होगा, और माइनस एक्स नेगेटिव तब होगा जब x पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स 0 तब होगा जब x 0 होगा। ये दोनों बातें अभी हम मॉडुलस फंक्शन में यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो अब हम वापस अपने मॉडुलस फंक्शन पे आते हैं और उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और इसे एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। देखो मॉडुलस फंक्शन का अभी जस्ट पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है fx बराबर मॉड x, और याद रखने बात यह है कि जो x है वो एक रियल नंबर है, रियल वैल्यू है, तभी इसका मीनिंग मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो fx बराबर मॉडुलस x है, देखो इसकी वैल्यू fx बराबर मॉडुलस x की वैल्यू ये डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगा कि आप x क्या ले रहे हो, इनपुट क्या डाल रहे हो। देखो इफ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x पॉजिटिव हो, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो या 0 के इक्वल हो, तो जो मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि मेरी आउटपुट एज इट इज x के बराबर आ जाएगी। अगर जो इनपुट आपने डाली है अगर x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तो मॉडुलस x का x एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। या अगर इनपुट नेगेटिव है, इफ x इज लेस देन 0, तो मॉडुलस x बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के, मॉडुलस x बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के। तो fx बराबर मॉडुलस x की दो आउटपुट पॉसिबल है, कौन कौन सी? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x बराबर है x के, अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x बराबर है माइनस एक्स के। ये है मॉडुलस x की डेफिनेशन। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्वांटिटी x और माइनस x दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है, माइनस x भी पॉजिटिव है, जस्ट अभी पढ़ा था। क्योंकि माइनस x भी पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने x क्या लिया है, और x हम ले रहे हैं x इज लेस देन 0, क्योंकि x क्या है? नेगेटिव है। x नेगेटिव है तो एक माइनस आगे लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए दोनों क्वांटिटी कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। और वैसे भी मॉडुलस x की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आती है या 0 आती है, नेगेटिव कभी नहीं आती। ये है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन और कहानी। अच्छा डोमेन देखें फिर, डोमेन इस फंक्शन की डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन होती है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज। अभी हमने पढ़ा था कि जो मॉडुलस फंक्शन है सारी इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है, दे जाओ भाई, आने दो, पॉजिटिव वैल्यू आने दो, नेगेटिव वैल्यू आने दो, 0 आने दो, इंटीजर्स आने दो, नॉन इंटीजर्स आने दो, सब कुछ आने दो। तो जो डोमेन होगी सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इस ऐसे भी कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितनी भी वैल्यूज हैं सब आने दो। यह है डोमेन। रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज होती है सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, और अभी हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन की जो आउटपुट है
पॉजिटिव हो सकती है बिल्कुल, जीरो हो सकती है बिल्कुल, लेकिन आउटपुट कैन नेवर बी नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव हो ही नहीं सकती। यानी कि क्लोज्ड जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वैल्यूज, क्लोज्ड जीरो मतलब जीरो को इंक्लूड करना है, आउटपुट जीरो हो सकती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज, ये हो जाएगी इसकी रेंज। तो बहुत सुंदर सी बात है, ये याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। डेफिनेशन, बिहेवियर, डोमेन, रेंज टिप्स पे होना चाहिए। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रेंज क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी, ये है इसकी डोमेन एंड रेंज। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ, अब ग्राफ देखते हैं तो मैं ये मिटा दूं पहले। अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखते हैं इसका ग्राफ। देखो क्या है इसका ग्राफ, एफ एक्स या वाई बराबर एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। एक्स क्या है, एक रियल नंबर, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो एक्स होगा, एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस एक्स भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है, जब एक्स लेस देन जीरो हो। यहीं से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हो गया ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ। ग्राफ देखते हैं, देखो ग्राफ, जब x या तो जीरो हो, जब x की वैल्यू जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, जब x जीरो हो या पॉजिटिव हो, जब x जीरो हो या पॉजिटिव हो, उन x की वैल्यूज के लिए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ में बता दूं कि कोई भी लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन x में मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो उस टाइम पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, और ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। और ये कंप्लीट ग्राफ जो वी शेप है, कंप्लीट ग्राफ वी शेप है, ये ग्राफ है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ है। ये जो वी शेप है कंप्लीट ग्राफ है मॉडुलस एक्स का ग्राफ। तो ये सुंदर सा ग्राफ बना है मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस एक्स का। ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। कंबाइंड ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन x का। और एक बात मैंने बताई है कि जो लीनियर फंक्शंस होते हैं, मतलब जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स में x की हाईएस्ट पावर 1 है, उनके ग्राफ होते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो इस मॉडुलस फंक्शन की इतनी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। हमने बिहेवियर सीखा है कि बिहेवियर में क्या था कि मॉडुलस फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। फिर हमने इसकी डोमेन देखी है, रेंज देखी है, ग्राफ देखा है। इतनी बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। वो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें पढ़ना है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी डोमेन, रेंज, विजुअल मीनिंग एंड ग्राफ। अगर इतना सारा हमें इंटीजर फंक्शन में पता है तो मैं कहूँगा कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अच्छी नॉलेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। तो टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पूरी मैथ्स में इसका हल्ला रहता है। देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके कुछ और नेम भी हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर
स्पेलिंग गलत है, इंटीजर फंक्शन। इसके कुछ और नेम भी हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद में वो मैं बताऊंगा कि इसके और नेम्स क्या हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और याद रखना जो एक्स है वो एक रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा, जो x है एक रियल नंबर, इसके अराउंड लगे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन है तो एग्जामिनर मेंशन करेगा कि दीज ब्रैकेट्स, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ G.I.F ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो आते हैं मुद्दे पे, तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, और x है एक रियल नंबर। अच्छा, इसको फिर हम पढ़ते कैसे, इसे कैसे बोला जाता है? इसे बोला जाता है रीड एज, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको हम बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और दूसरी तरफ बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट x और ब्रैकेटेड x, ब्रैकेटेड x। चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलो या ग्रेटेस्ट x या ब्रैकेटेड x, तीनों का एक ही मीनिंग है, तीनों इसी को बोलने का एक तरीका है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ब्रैकेटेड x और ग्रेटेस्ट x, इस तरह से इसको बोला जाता है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। x एक रियल नंबर है, किसी रियल नंबर के अराउंड अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये बोलने का तरीका है। तो इतनी बातें क्लियर है आई सपोज। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका बिहेवियर क्या है, ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। तो देखो इसका बिहेवियर देखते हैं। मैं मिटा दूं, देखते हैं बिहेवियर। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर बातें मैं लिखूंगा। मैंने क्या, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर इनपुट डाली 2, इनपुट डाली 2, इनपुट डाली 0, इनपुट डाली 5, इनपुट डाली माइनस का 9, इनपुट डाली माइनस का 6 मान लेते हैं। देखो क्या मीनिंग है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंदर मैंने इनपुट डाली +2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये बिहेवियर है, ये उसका काम है। क्या काम है कि अगर जैसे ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटेग्रल इनपुट डाली, कैसे इनपुट, इंटेग्रल, मैं कहाँ लिखूं, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इंटेग्रल इनपुट। इंटेग्रल मतलब इंटेग्रल इनपुट, यानी कि इनपुट है वो इंटीजर है, इंटीजर इनपुट, इंटीजर इनपुट हमने डाली, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज यूं का यूं आउटपुट दे देगा। इनपुट 2 क्योंकि इंटीजर है तो आउटपुट एज इट इज। अब 0 भी इंटीजर है तो आउटपुट एज इट इज, 5 भी इंटीजर है तो आउटपुट एज इट इज 5, -9 भी इंटीजर है तो आउटपुट एज इट इज यानी कि -9, -6 भी इंटीजर है तो आउटपुट एज इट इज यानी कि -6। देखो क्या मतलब हुआ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम इंटीजर इनपुट डाल रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे नेगेटिव हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज इट इज यूं का यूं आउटपुट देगा। जैसे कि इन एग्जांपल से हम देख सकते हैं एज इट इज आउटपुट है। इस केस में क्या थी, इंटेग्रल इनपुट थी। जो इनपुट थी ना वो इंटेग्रल इनपुट थी, हमने इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट है इंटीजर, इंटीजर इनपुट है। लेकिन अगर नॉन इंटेग्रल इनपुट हमने डाली तो क्या होगा, नॉन इंटेग्रल अगर हम इनपुट डाल रहे हैं तो क्या होगा। तो देखने लायक बात है, देखते हैं। अगर हम डालते हैं नॉन इंटेग्रल इनपुट, सपोज
या उससे पहले जैसे मैंने मान लिया मैंने इनपुट डाली 4.1, इनपुट डाली 4.1, इनपुट डाली 0.9, इनपुट डाल रहे हैं 5.8 या माइनस में माइनस का 0.9, माइनस का 4.3। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट नॉन इंटीजर हैं, इंटीजर नहीं है। देखो कुछ डेसिमल पार्ट है, तो ये नॉन इंटीग्रल इनपुट है। कैसे इनपुट है? नॉन इंटीग्रल इनपुट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहेगा कि अगर आपने मेरे अंदर नॉन इंटीग्रल इनपुट डाली है तो मैं उस इनपुट से जस्ट छोटा, देखो जस्ट लेस, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है जस्ट लेस, जस्ट लेस। इनपुट है 4.1, 4.1 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा 4, तो 4 होगी आउटपुट। इनपुट है 0.9, 0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर है 0, 0.9 से जस्ट लेस, जस्ट छोटा इंटीजर है 0, तो 0 होगी आउटपुट। 5.8 से जस्ट छोटा इंटीजर है 5, जस्ट छोटा हमें लेना, जस्ट लेस। अब माइनस 0.9, देखो माइनस वाला थोड़ा केस समझने के लिए ना, हालांकि इजी है, मैं एक बार नंबर लाइन पर शो कर देता हूँ, नंबर लाइन पर शो कर दूँ। जैसे मान लेते हैं ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, ये बीचों बीच 0 है, यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है और यहाँ 0.4 है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3 और ये -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये है एक रियल नंबर लाइन। क्या है? रियल नंबर लाइन। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से हम जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम मूव करेंगे टू द राइट हैंड साइड, तो जो नंबर्स है वो इंक्रीज करेंगे, नंबर्स विल इंक्रीज। देखो -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा 0, इस तरह से नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात पता होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताना है, मैं लेता हूँ -0.9, माइनस का 0.9, माइनस का 0.9 जो होगा वो 0 और 1 -1 के बीच में होगा। माइनस का 0.9 0 एंड -1 के बीच होगा। मान लेते हैं कि यहाँ जाके कहीं है, यहाँ जाके कहीं, यहाँ मान लिया कि यहाँ है कोई, ये नंबर है, ये है माइनस का, सॉरी ये गलत कर दिया, यहाँ होगा ना, माइनस का 0.9, 0.9 होगा 0 और -1 के बीच। मान लेते हैं ये नंबर होगा यहाँ जाके कहीं, यहाँ नंबर है माइनस का 0.9। मैंने आपसे पूछा कि माइनस से -0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो जस्ट लेस ये होगा -1। गलती मत कर देना कि मैंने पूछा कि -0.9 से जस्ट छोटा नंबर, तो -0.9 यहाँ पे है, इससे लेस नंबर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है तो लेस हो जाएगा -1, तो -1 इसकी आउटपुट हो जाएगी। गलती से मत कर देना 0 -0.9 से जस्ट ग्रेटर नंबर है, जो ये 0 है ये -0.9 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा 0, हमें जस्ट लेस निकालना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो जस्ट लेस हो जाएगा -1 और -1 इसकी हो जाएगी आउटपुट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम यही है कि अगर आपने मेरे अंदर नॉन इंटीग्रल इनपुट डाली है तो मैं उस नॉन इंटीग्रल इनपुट से जस्ट लेस, जस्ट छोटा आउटपुट दूंगा। -0.9 से जस्ट होगा -1 आउटपुट। अब -4.3 देखो, माइनस का 4.3, -4.3 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा -5, -5 हो जाएगी आउटपुट। -4.3 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा -5, -5 हो जाएगी हमारी आउटपुट। तो ये बात थोड़ी सी माइनस के केस में याद रखनी है। जैसे -4.3 कहाँ होगा? यहाँ जाके कहीं होगा, यहाँ होगा, और उससे जस्ट छोटा इंटीजर थोड़ा और लेफ्ट में, यानी कि -5 हो जाएगा। तो जैसे ही हम नंबर लाइन के लेफ्ट में जाएंगे नंबर्स डिक्रीज करेंगे, राइट में जाएंगे नंबर्स इंक्रीज करेंगे। खैर ये तो नंबर लाइन की बात थी। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीग्रल इनपुट डाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी इनपुट ऐसा ही आउटपुट एज इट इज। लेकिन अगर हमने नॉन इंटीग्रल इनपुट डाली है तो उस नॉन इंटीग्रल इनपुट से जस्ट छोटा इंटीजर आउटपुट होगा, जस्ट छोटा इंटीजर आउटपुट, जस्ट छोटा इंटीजर आउटपुट। -0.9 से जस्ट छोटा होगा -1,
आउटपुट -4.3 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा माइनस का 5। अगर मैं आपसे पूछ लूँ माइनस का 6.9, माइनस का 6.9 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा माइनस का 7, दैट इज द आउटपुट। अगर मैं आपसे पूछूं माइनस का 20.01 से जस्ट छोटा इंटीजर हो जाएगा माइनस का 21, दैट इज द आउटपुट। तो ये केस है, ये कहानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। बात समझ आई? अच्छा देखो यहां से कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जब इनकी इनपुट को मैं देखूं, इनपुट अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनपुट देखूं, देखो इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट 0 है, इनपुट नेगेटिव है। इनपुट पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इनपुट इंटीजर भी हो सकती है और इनपुट नॉन इंटीजर भी हो सकती है। देखो कनेक्ट, बिल्कुल बात समझ में आ गई कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, 0 दे दो, इंटीजर दे दो, नॉन इंटीजर दे दो, तो इनपुट तो सारी एक्सेप्ट कर रहा है, ये इनपुट कर रहा सारी एक्सेप्ट। लेकिन आउटपुट देखें, आउटपुट 2 0 5 माइनस का 9 माइनस का 6 4 0 5 माइनस का 1 माइनस का 5, यानी कि जो आउटपुट है वो ऑलवेज इंटीजर है। आउटपुट है वो ऑलवेज इंटीजर है। देखो 2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, -9 इंटीजर है, तो आउटपुट हमेशा ऑलवेज इंटीजर है। तो रेंज आ गई। इसी चीज़ को लिख देता हूँ वर्ड्स के फॉर्म में, डोमेन एंड रेंज। ये वीडियो पॉज करके ये उतारो, मैं मिटाता हूँ, फिर आगे बताता हूँ डोमेन एंड रेंज। जो अभी कंक्लूजन ड्रॉ किया है वही सिर्फ लिखूंगा वर्ड्स के फॉर्म में, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन एंड रेंज तो टिप्स पे होनी चाहिए। जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, देखो डोमेन बात करें, अभी जस्ट हमने यहाँ से सीखा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो इनपुट है, इनपुट कैन बी एनी रियल वैल्यू। इनपुट कुछ भी हो सकती है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नॉन इंटीजर हो। देखो यहीं से निकल के आता है कि अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन निकालूं, डीएफ यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्या है डोमेन, -∞ to +∞, हर वैल्यू को एज इनपुट एक्सेप्ट करेगा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं सेट आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। आउटपुट की बात करें, आउटपुट अभी देखा था, आउटपुट इज ऑलवेज इंटीजर। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन इंटीजर होगी। ऐसा नहीं है कि कभी आउटपुट नॉन इंटीजर आ जाए, आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगी। आउटपुट इज ऑलवेज क्या, इंटीजर। आउटपुट इज ऑलवेज इंटीजर। देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, रेंज, आउटपुट मीन्स रेंज, रेंज इक्वल्स टू सेट जेड, और जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। यही तो है, आउटपुट हमेशा इंटीजर होगी, ये होगी डोमेन, और ये रेंज, ये अच्छी तरह से हमें टिप्स पे होनी चाहिए। डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द -∞ to +∞, और सेट आर, रेंज इज सेट जेड। तो रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने, बिहेवियर देख लिया, डोमेन देख ली, रेंज देख ली। अब देखो मैं कुछ और आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ पाई का। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने पाई इनपुट डाली, पाई देखो सबको पता है पाई की वैल्यू होती है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा है, इर्रेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 3.1415। इस तरह से ये चलता जाता है, कुछ इस टाइप की वैल्यू होती है पाई की। तो देखो अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें 3.1415 इस तरह से, तो आउटपुट क्या होगी, बिल्कुल यस, आउटपुट होगी जस्ट छोटा इंटीजर 3। इसका जस्ट छोटा इंटीजर कितना है, 3 तो है, 3 आउटपुट होगी। देखो अगर मैं आपसे पूछूं √2 + 1, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने इनपुट डाली √2 + 1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी। देखो √2 एक इर्रेशनल नंबर, इसकी वैल्यू होती है 1.414, कुछ इस टाइप की वैल्यू, प्लस में 1। 1.414 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.414 इस तरह से।
अब क्योंकि ये भी एक नॉन इंटीजर इनपुट है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो 2 ही है, तो 2 इज द आउटपुट। यह है बिहेवियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अगर इनपुट नॉन इंटीजर है तो उसका जस्ट छोटा इंटीजर यानी कि ये एज इट इज उठ के आ जाता है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर यानी कि ये एज इट इज उठ के आ जाता है। लेकिन बेसिक बात ये है कि इनपुट अगर नॉन इंटीजर है उसका जस्ट छोटा इंटीजर आउटपुट आएगा, अगर इनपुट इंटीजर है तो एज इट इज आउटपुट, उसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। तो देखो ये इसका बिहेवियर है, बात समझ में आई। तो अब देखते हैं इसका विजुअल मीनिंग क्या है। इसका विजुअल मीनिंग तो मैं मिटा दूं या मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखो इसका विजुअल मीनिंग, फिर मैं एक नंबर लाइन बताऊंगा। एक नंबर लाइन ले ली हमने, -∞ to +∞, ये कोई एक नंबर लाइन है और इसके बीचों बीच हमने ले लिया नंबर 0। यहाँ 1 है, ये 2 है, जानबूझ के बड़ी बनाइए जिससे ईजिली समझ में आए। एंड सो ऑन अप टू +∞, ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, एंड सो ऑन अप टू -∞। ये है। अगर मैंने बोला कि कोई नंबर z, कोई एक नंबर z है, कोई एक नंबर z है वो 3 और 4 के बीच में है, यहाँ पे लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में। अगर कोई भी नंबर लाई करे तो उसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं, क्या वो 3 नहीं होगा? ये जो 3 होगा यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये ग्रेटेस्ट z होगी। अगर कोई नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो 3 होगी, उसका ग्रेटेस्ट z निकालेंगे तो जस्ट छोटा इंटीजर तो 3 होगा, तो यानी कि जो 3 है वो ग्रेटेस्ट z होगी। ऐसे मान लेते अगर कोई नंबर यहाँ पे है, मान लेते नंबर x है और 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे सपोज करो 1.2 मान लिया, तो उसका जब मैं ग्रेटेस्ट निकालूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो जस्ट छोटा इंटीजर तो यही होगी 1, तो यानी कि जो 1 की वैल्यू है ग्रेटेस्ट x होगी। ऐसे अगर मैं देखो यहाँ मान लो, यहाँ मैं मान लेता हूँ, जैसे यहाँ मान लेता हूँ कोई वैल्यू y है, कोई वैल्यू y है जो -3 और -2 के बीच में है, तो जब मैं उसका ग्रेटेस्ट y निकालूंगा यानी कि लोवेस्ट इंटीजर, उससे लेस इंटीजर हमें लेना है, तो लेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -3 होगा, जस्ट लेस तो यही होगा, यानी कि ये जो वैल्यू होगी -3 ये होगी ग्रेटेस्ट y की वैल्यू। क्योंकि कोई नंबर अगर -3 -2 के बीच में है, जैसे सपोज करो माइनस में 2.3 मान लिया, तो उससे जस्ट लेस इंटीजर तो -3 होगा और वही ग्रेटेस्ट y की वैल्यू है। ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का विजुअल मीनिंग कि हमें जस्ट लेस इंटीजर लेना है, वही मैंने इस रियल नंबर लाइन पे दिखाया है, राइट। तो देखो आओ इसकी अब हम एक टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। देखो ये सुंदर सी कहानी है, इसे आप उतारना कॉपी में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम देखते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन बुक्स में क्या गिवन होती है इसकी डेफिनेशन? बुक्स में इसकी क्या डेफिनेशन है? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट x, और याद रखना जो x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x कोई भी इनपुट ले सकता है, डोमेन उसकी सेट R है, ठीक। ये कहानी है। अगर मैं आपसे पूछूं जो ग्रेटेस्ट x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या कि ग्रेटेस्ट x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। देखो ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल टू x मतलब हम ये कहने चाह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट x है वो ऑलवेज लेस होगा या इक्वल टू होगा x के, हम ये कहना चाह रहे हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी। ग्रेटेस्ट x इज लेस देन और इक्वल टू x, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन ये है क्या, इसे कैसे समझे? देखो इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं बोल रहा हूं कि मैंने इनपुट लिया है 2.5, मैंने लिखा 2.5 मैंने लिखा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ग्रेटेस्ट x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो मैंने इनपुट डाली वो 2.5 है, ये x है, तो इससे छोटे, ध्यान से सुनना,
बिल्कुल बोर्ड पे नज़र और ध्यान से सुनना है। जो 2.5 है इसके इक्वल, तो 2.5 तो एक नॉन इंटीजर है, तो इसके इक्वल तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता। मैंने बोला कि 2.5 के इक्वल और इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, ध्यान से सुनना बहुत, 2.5 के इक्वल और इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, तो 2.5 के इक्वल इंटीजर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2.5 तो इंटीजर है ही नहीं। तो 2.5 से छोटे इंटीजर्स देखो 2 है, 1 है, इससे छोटे इंटीजर 2, 1, फिर क्या होगा 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे छोटे इंटीजर्स हैं 2.5 के। ये सारे क्या हैं? छोटे इंटीजर्स हैं 2.5 से। सारे छोटे इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर 2 है, ये जो इंटीजर 2 है, ये इस 2.5 के छोटे इंटीजर्स में से, ध्यान से सुनना बहुत अच्छी बात है, 2.5 जो नंबर 2 है ये 2.5 के सारे इंटीजर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट है। इंटीजर 2.5 के सारे इंटीजर्स में से, ये सारे इंटीजर्स हैं इसके, जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं, उन छोटे इंटीजर्स में से 2 ग्रेटेस्ट है। तभी नेम में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट क्यों? क्योंकि इसके सारे छोटे इंटीजर्स में से जो आउटपुट है वो ग्रेटेस्ट है, तभी ग्रेटेस्ट। और इंटीजर क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो आउटपुट है वो ऑलवेज इंटीजर है, इसलिए इंटीजर है। और फंक्शन तो ये है ही, इसलिए नेम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो और देखते हैं। मान लिया इस बार इनपुट हम लेते हैं 8, और ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 8.3। इस बार हमने इनपुट लिया 8.3, तो 8.3 क्या है? देखो 8.3 के इक्वल, 8.3 के इक्वल, 8.3 के बराबर या उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं। 8.3 एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो इसके इक्वल तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता। तो 8.3 से जितने भी छोटे इंटीजर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह से ये सारे छोटे इंटीजर्स हैं। तो ये जो नंबर 8 है बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। इसमें कुछ अच्छी बात है। क्या बात है? कि ये जो 8 एक ऐसा इंटीजर है जो 8.3 के छोटे इंटीजर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट है, तभी इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 8 एक ऐसा इंटीजर है जो इसके छोटे इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट है। आई बात समझ में? देखो एक ले लेते हैं इंटीजर। मान लिया इंटीजर लिखा हमने 7, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 7 हमने इनपुट दी हमने 7, तो 7 के इक्वल या इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं यहाँ लिखो। तो 7 के इक्वल तो 7 होगा और छोटे 6, 5, 4 इस तरह से। तो ये जो 7 है इसमें कुछ अच्छी बात छिपी हुई है। क्या बात छिपी हुई है? कि जो 7 है ये 7 से जितने छोटे हैं या इक्वल, उनमें से एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट है। यहाँ मैंने जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं वो ऐसे इंटीजर्स हैं जो या तो 7 के इक्वल हैं या उससे छोटे हैं, है ना। और उनमें जो 7 है सबसे ग्रेटेस्ट है। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आउटपुट होती है। क्या आउटपुट है? कि उसकी जो आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल या उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट है आउटपुट, तभी तो ग्रेटेस्ट फंक्शन बोलते हैं। देखो एक बार माइनस का ले लेते हैं। चलो माइनस का ले लिया, माइनस का 0.9। हमें पता है कि माइनस का 0.9 अगर मैं इनपुट दूंगा मुझे पता है आउटपुट -1 आनी है ना। लेकिन कैसे आती है? वो इस तरह से आती है। मैंने बोला कि -0.9 के इक्वल तो इंटीजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो इससे लेस जितने भी इंटीजर्स हैं, -1 इससे लेस है, -2 इससे लेस है, -3 इससे लेस है, -4 इससे लेस है एंड सो ऑन। तो जो -1 है एक ऐसा इंटीजर है जो इसके छोटे इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट है, तभी इसकी आउटपुट -1 आती है। वही मैंने यहाँ लिखी थी कि ग्रेटेस्ट x इज लेस देन और इक्वल टू x। और मैंने बता दिया कि क्यों इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इंटीजर फंक्शन तो इसलिए क्योंकि आउटपुट हमेशा इंटीजर आनी है, और ग्रेटेस्ट इसलिए क्योंकि जो इसकी आउटपुट है वो इस इनपुट के इक्वल और लेस इंटीजर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट आउटपुट है। ग्रेटेस्ट आउटपुट है इसलिए ग्रेटेस्ट। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो देखो अभी
इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और इलाबरेट करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आइए इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ था, है ना, हमने बोला कि जो ग्रेटेस्ट एक्स है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। मान लिया कि इनपुट डाली हमने 4.5, मुझे पता है अगर 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये बात क्लियर है कि जो 4.5 है, ये बात क्लियर है कि जो 4 है और 4.5 में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट डाली 4.5, आउटपुट आ जाएगी 4। अब ये 4 एंड 4.5 में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो 4 है वो 4.5 से लेस है, 4 4.5 से लेस है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब 4 क्या है, 4 है ये 4.5 का इंटीजर फंक्शन 4 है, और ये 4.5 क्या है, अगर मैं इसे x मानूं, देखो इस इनपुट को अगर मैं x मानूं तो ये क्या है, x है, x है, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट x, यानी कि इस केस में जो ग्रेटेस्ट x है वो x से लेस है, इस केस में जो ग्रेटेस्ट x है वो x से लेस है। अगर मान लेते हैं अगर मैं इनपुट दूं 8 की जो आउटपुट होगी वो 8 ही होगी, यानी कि 8 और 8 ये दोनों इक्वल हैं। इस 8 को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट, अगर मैं इसको x मानूं लिख सकता हूं ऐसे, और ये 8 के इक्वल तो है ही। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने 8 को x माना है तो यानी कि ग्रेटेस्ट x हो जाएगा, और 8 को क्या माना था, x, तो यानी कि इस केस में जो ग्रेटेस्ट x है वो x के इक्वल है, इस केस में ग्रेटेस्ट x है वो x के लेस है। तो हमेशा कंडीशन ये बनी कि जो ग्रेटेस्ट x होगा वो या तो x से लेस होगा या x के इक्वल होगा, ये कंडीशन बनी। ग्रेटेस्ट x या तो x से लेस होगा या उसके इक्वल होगा, और ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखनी है, ये टिप्स पे होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट x इज लेस देन और इक्वल टू x, ये हमने प्रूफ करके भी देख लिया एग्जाम्पल से। कभी भी ग्रेटेस्ट x की वैल्यू x से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर जो आउटपुट आनी है वो ऑलवेज लेस आती है, लेस इंटीजर इनपुट से, जस्ट लेस। तो इतनी कहानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, बोला कैसे जाता वो हमने देख लिया, फिर डोमेन देख ली, रेंज देख ली, विजुअल मीनिंग देख लिया, ये एक सुंदर सी प्रॉपर्टी देख ली, और अब लास्ट में ग्राफ, जो बहुत ही सुंदर सा ग्राफ बनेगा इसका। ग्राफ पे चलते हैं और देखेंगे इस फंक्शन के और कौन कौन से नेम हैं, इस फंक्शन के और कौन कौन से नेम हैं। बहुत सुंदर सा ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ये बात सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ मान लिया चलो 0.1 मान लिया, 0.2 मान लिया, 0.3 मान लिया, 0.4 मान लिया, और इस तरह से पॉइंट हैं। यहाँ मान लिया -1, यहाँ मान लिया -2, यहाँ मान लिया -3, यहाँ मान लिया -4, और इस तरह से पॉइंट है। ऐसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये बना लिया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ग्राफ बनाना है, देखो ग्राफ बनाएंगे, फिर वही बिहेवियर को समझते हुए ग्राफ बनेगा इसका। क्या ग्राफ है, मान लेते हैं मैंने इनपुट डाली 0, इनपुट डाली 0, तो हमें पता है आउटपुट एज इट इज़, क्योंकि 0 तो इंटीजर है, तो इंटीजर इनपुट तो आउटपुट एज इट इज़। मैंने इनपुट डाली 0.1, तो भी आउटपुट एज इट इज़ 0 आएगी, क्योंकि इससे लेस इंटीजर जस्ट तो 0 ही होगा। फिर डाली 0.2 तो भी 0, फिर डाली 0.3 तो भी 0,
मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते चले गए, हमने इनपुट बढ़ाते चले गए, हमने इनपुट कर दी 0.999, तो भी आउटपुट 0 से इनपुट बढ़ाई 0.999 तक, आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट एज इट इज आ रही है, आउटपुट आ रही है एज इट इज। जैसे ही मैंने इनपुट कर दी 1, आउटपुट चेंज हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगी 1। ये बात समझ में लायक है। 0 से इनपुट बढ़ाना स्टार्ट किया 0.99 तक, आउटपुट सेम आ रही है 0 0 0, आउटपुट 0 आ रही है। जैसे ही इनपुट कर दी 1, आउटपुट होगी 1। देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। 0 से इनपुट बढ़ाना स्टार्ट किया, 0 पे इनपुट 0 है तो आउटपुट भी है 0, तो यानी कि ये पॉइंट तो यही होगा, ठीक, हाँ बिल्कुल। अब हम बढ़ा रहे हैं इनपुट 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9999, तो उस तक आउटपुट है 0, लेकिन जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम चले, ये ग्राफ बनेगा, ध्यान से रखना। देखो ये ग्राफ बन रहा, जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ डिनोट, ये है बन रहा ग्राफ। जैसे ही इनपुट हुई 1, जैसे ही इनपुट 1, जैसे हुई इनपुट 1 तो आउटपुट होगी 1, जैसे ही इनपुट हुई 1 तो आउटपुट होगी 1, यानी कि ग्राफ शिफ्ट कर गया यहाँ पे, ग्राफ शिफ्ट कर गया 1,1 पे। ये पॉइंट 1,1 है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट भी 1, वाई का कोऑर्डिनेट 1, तो ग्राफ शिफ्ट कर यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा ओपन सर्कल। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं इनपुट रख रहा हूँ 1 तो आउटपुट आई है 1, इनपुट रख रहा हूँ 1.1 तो आउटपुट आएगी 1, इनपुट रख रहा हूँ 1.2 तो भी आउटपुट आएगी 1, क्योंकि इनसे जस्ट लेस इंटीजर तो 1 ही होगा। इनपुट रखी 1.3 तो भी आउटपुट आएगी 1। इसी तरह से इनपुट बढ़ाते चले गए, इनपुट रख दी मैंने 1.9 तो भी आउटपुट आ रही है 1। जैसे ही मैंने इनपुट कर दी 2 तो आउटपुट हो जाएगी चेंज, यानी कि आउटपुट आ गई 2। जैसे ही मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ, देखो 1 से इनपुट बढ़ा रहा हूँ, मैंने इनपुट 1 रखी तो आउटपुट 1 है। अब जैसे ही मैं इनपुट बढ़ाऊंगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इन आउटपुट हमेशा 1 ही आती चलेगी, तो फंक्शन चलेगा ऐसे ही, फंक्शन चलेगा ऐसे ही, ग्राफ बनेगा ऐसे ही। जैसे ही इनपुट कर दी मैंने 2, जैसे ही इनपुट कर दी मैंने 2, आउटपुट होगी 2, आउटपुट 2, यानी कि यहाँ तो हो जाएगा ओपन सर्कल, सॉरी ये ओपन बनेगा, और फंक्शन शिफ्ट हो गया 2 पे, 2,2 पे, फंक्शन शिफ्ट हो गया 2,2 पे। ये ग्राफ बन रहा है इसका इस तरह से। जैसे इनपुट 2 तो फंक्शन शिफ्ट हो गया 2,2 पे, क्योंकि आउटपुट होगी 2। अब ऐसे ही फिर हम मान लेते हैं, फिर इनपुट बढ़ाएंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, आउटपुट हमेशा 2 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही इनपुट हो जाएगी 3, आउटपुट हो जाएगी 3, इनपुट हो जाएगी 3 तो आउटपुट हो जाएगी 3, तो ये फंक्शन चलेगा ऐसे ही यहाँ तक, और फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा 3,3 पे, फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा 3,3 पे। इस तरह से फिर ये हो जाएगा, फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा 4,4 पे। इस तरह से ये चलता रहेगा। आई बात समझ में, इस तरह से ये चलता रहेगा। थोड़ा सा अच्छा बना दूं मैं, थोड़ा डार्क हो जाए, जिससे लगे कि इस तरह से। ऐसे ही नेगेटिव की बात हम करते हैं तो देखो इस साइड भी देखो ऐसे ही होगा। जब फंक्शन यहाँ पे जैसे इनपुट -1, जैसे इनपुट में 0 से 0 माइनस करता चलूँगा, 0 -0.1, -0.2, -0.3, -0.5, तो आउटपुट होगी -1, और जैसे ही इनपुट हो गई 0 तो आउटपुट 0 पे शिफ्ट हो जाएगी। ये पॉइंट है -1। ऐसे अगर यहाँ की बात करता हूँ मैं, तो इस तरह से ग्राफ बनता चलेगा। ये हो जाएगी पॉइंट -2, -2। फिर हम देखते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा -3, -3। फिर ये पॉइंट हो जाएगा -4, -4। तो देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से। अगर यही प्रोसीजर हम सेम नेगेटिव इनपुट्स के लिए करें तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो देखो कितना सुंदर सा ये ग्राफ बन रहा है, कितना सुंदर सा ये ग्राफ है। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है।
ये है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट एक्स का ग्राफ है ये। और अगर इस ग्राफ को मैं ध्यान से देखूं, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो इस ग्राफ में है स्टेप, सीढ़ियां हैं। तो आप एक स्टेप यहाँ रखो, सीढ़ियों से ऊपर चलते रहो, पाताल लोक से स्टार्ट करो और आप पहुंच जाओगे स्वर्ग लोक। सीढ़ियों दर सीढ़ियां चलते रहो, देखो स्टेप, ये भी स्टेप, ऐसे सीढ़ियां चढ़ते रहो। इस फंक्शन में स्टेप्स हैं, ऐसे आप सीढ़ियां चढ़ते रहो, पाताल लोक पहुंच जाओगे। और क्योंकि इस फंक्शन में स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, इसीलिए इस फंक्शन को बोलते हैं हम स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन क्योंकि स्टेप्स हैं, या फिर स्टेप वाइज फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन, या फिर एक और नाम है फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। ये इस फंक्शन के और नाम्स हैं। मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कुछ और नेम्स भी हैं। वो नेम्स ये हैं स्टेप अप फंक्शन, या स्टेप वाइज फंक्शन, या फ्लोर फंक्शन। स्टेप वाइज फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फंक्शन के अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में स्टेप्स हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं। आप स्टार्ट करो पाताल लोक से, आप पहुंच जाओगे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में आप पहुंच जाओगे। इसलिए बोलते हैं स्टेप ऑफ फंक्शन, या स्टेप वाइज फंक्शन, या फ्लोर फंक्शन। तो इतनी कहानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। और इतनी कहानी अगर आपको आती है तो ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अच्छी नॉलेज है। आपको डोमेन पता होनी चाहिए। डोमेन क्या है? सारी इनपुट्स को एक्सेप्ट करेगा, सारी इनपुट्स आप मुझे दो। तो इनपुट सारी एक्सेप्ट कर रहा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि सेट आर। आउटपुट सारी इंटीजर्स होंगी ऑलवेज, तभी तो नेम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्योंकि आउटपुट हमेशा इंटीजर होगी। तो आउटपुट यानी कि रेंज होगी सेट जेड। और ये इसका ग्राफ है, ग्राफ है एक स्टेप्स है ग्राफ में, इसलिए स्टेप वाइज फंक्शन है। विजुअल मीनिंग भी हमने देख लिया, ग्राफ भी हमने देख लिया, कुछ अलग और नेम्स हैं, अदर नेम्स वो भी हमने देख लिए, हमने बिहेवियर देख लिया, हमने डोमेन देख लिया, हमने रेंज देख ली, हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया। इतना अगर आपको आता है तो आपको अच्छी नॉलेज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है फिर।